सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा सर कि महराज मलिक साहब भद्रवाह आए थे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, क्या आपका मिलना हुआ या नहीं? जी आज तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करेंगे उनके साथ। आज थोड़े खुद ही कहीं काम पर गए हुए थे, बारिश का मौसम था तो नहीं जा पाए, तो कल इंशाल्लाह उनके साथ मुलाकात होगी। अभी नवीन आर्यन साहब की रिक्वेस्ट आई है, वो भी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से ही है, तो चलिए उनके साथ भी गुफ्तगू कर लेंगे। नवीन आर्यन साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो पर आने के लिए। जी सर, आदाब, नमस्कार सबको। सर नवीन साहब, इस शो में ये जो है नेटवर्क इश्यूज की वजह से ये जो है शो में स्क्रीन हमारी तरफ से, हमारी साइड से ब्लर आ रही है, लेकिन जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनको अच्छी तरह से दिखाई देता है, और जब हम इसको अपलोड भी करते हैं उस वक्त भी ये क्लियर पिक्चर उस वक्त भी क्लियर हो जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरा कैमरे के फ्रेम में रहें। तो सर महराज मलिक साहब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए सर, तो आपका मिलना हुआ उनके साथ या नहीं? नहीं सर, आज मौसम ठीक नहीं था। हम हमारी जो तहसील ये ब्लॉक है हमारा चराला है जी, वो भद्रवाह में आए थे आज। सर आप पार्टी के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे यहाँ की, जो महराज मलिक के साथ मिलकर आपने काम जो करने होंगे, तो क्या कुछ काम रहेंगे सर? वो काम बहुत सारे हमारे, लेकिन आज मैं उनके साथ मिल नहीं पाया क्योंकि मुझे खुद थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ जी। तो हमें इस टाइम में हमारे जो इलाका है, हमारा गांव ही मान लो, क्योंकि बिजली की बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो फार्म है आज नवीन आर्यन साहब, आवाज क्रैक हो रही है, और तारिक मुगल साहब से गुजारिश है कि वो तब तक इसको म्यूट रखें, नीचे म्यूट ऑप्शन है, तो शायद इसी वजह से हमारी आवाज में ये क्रैकिंग आ रही है। तो उसके बाद में जब मुगल साहब की तरफ सवाल जाएगा, और उसके बाद में मुगल साहब इसको अनम्यूट कर सकते हैं। तो जी नवीन आर्यन साहब, ये आज तो एमएलए साहब भद्रवाह जो है दलीप सिंह परियार साहब, वो भी आज हॉस्पिटल्स के दौरे लगा रहे हैं। आज तो उन्हें भी देखा हॉस्पिटल जाते हुए। कोई फर्क तो पड़ गया किसी के आने से। तो चलिए, आप क्या रखते हैं सर? आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन तक, खास करके जो ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है। नवीन आर्यन साहब, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा लेफ्ट कर जाएं, दोबारा से ज्वाइन करें, क्योंकि ये नेटवर्क इश्यूज है, या थोड़ा सा लोकेशन बदलें आप, ताकि कि नेटवर्क इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आपकी आवाज कंप्लीट नहीं आ रही है सर। कोई बात नहीं, दोबारा ऐड होता हूँ फिर। दोबारा ऐड हो जाइए, हम आपके लिए स्लॉट खाली रखेंगे, आप दोबारा ऐड हो सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए तारिक मुगल साहब से अनम्यूट करने की गुजारिश करेंगे। तारिक मुगल साहब, आप अनम्यूट करिए। और आप जो है इस वक्त भद्रवाह से भी बड़े लोग इस शो को देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, तो आप बताइए कि आपकी हॉस्पिटल में वहाँ क्या कुछ नीड अभी है कि जो आप अपने एमएलए से करना चाहते हो, दलीप सिंह परियार साहब से? करने को तो बहुत कुछ है सलीम भाई, लेकिन ये करते नहीं है क्या? ये करते हैं लेकिन बहुत देर के बाद करते हैं। अभी इलेक्शन को तकरीबन 4 महीने होने को आए हैं। ये दौरा तो लगाते हैं हमारे लीडर अस्पताल में, लेकिन वहां ना तो हमने कोई बातचीत सुनी और ना और किसी ने कोई बातचीत सुनी कि उसके बारे में उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने जब पहला दौरा लगाया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर डायलिसिस शुरू करेंगे, लेकिन डायलिसिस को छोड़ो, अभी तक हमारे पास एनेस्थीसिया का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हमारे भद्रवाह की जो गरीब आवाम है, इसको सफर करना पड़ता है, और यहाँ से जाकर डोडा, किश्तवाड़ और जम्मू में एक ऑपरेशन करवाना पड़ता है। हालांकि हमारे पास इस वक्त जो सर्जन है, इतने काबिल तरीन सर्जन है कि भद्रवाह के जो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हमने आज तक इतना काबिल तरीन सर्जन देखा नहीं, लेकिन वो ऑपरेशन किसको करे जब उसके पास एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही नहीं है। तो यहाँ के जो हमारे दलीप साहब हैं, ये क्रिटिसाइज बोलो या जो भी मानना है उनको माने, मैं कहता हूं कि निकम्मे लोग हैं। 4 महीने होने का है, जो बेसिक नीड होती है ना इंसान की, मैं अपनी बात कहूं, मेरी बेसिक नीड क्या है? मेरे बच्चों को एजुकेशन होनी चाहिए, मेरे घर परिवार को सेहत और सलामती होनी चाहिए, मेरे भद्रवाह के लोगों को सेहत और सलामती की जरूरत है, उनका इलाज यहाँ पर होना चाहिए। उनका इलाज तो होता नहीं है, बच्चों को पढ़ाई का निजाम अच्छा नहीं है गवर्नमेंट के स्कूलों में, उनकी तरफ इनका जहन जाता नहीं। आए रोज जब भी ये भद्रवाह में आते हैं और यहाँ से जाके सड़कों का जाल बिछाने का काम करते हैं, ये बात करते हैं अरे 2014 से 2008 से ये सड़कों का काम करते आए हैं। अरे क्या करना हमने उन सड़कों को, आपकी सड़कों को क्या करना हमने अपने प्रोजेक्ट को, जहां यहाँ की गरीब आवाम इस वक्त जुल्म सह रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि पहले बेसिक जो नीड्स हैं पहले उनके ऊपर ध्यान दे, पहले गाँव देहातों में ध्यान दें, क्या जरूरत है लोगों की। हाँ, टनल बने, गंडोला बने, 4 लाइन बने, इसकी तो जरूरत है। बहुत सारे बेरोजगार मजदूर हमारे भाई हैं, उनको जरूरत है। मैं भी एक मजदूर हूं, मुझे भी मजदूरी की जरूरत है। लेकिन जब मेरे पास मेरे घर वाले, मेरे बाल बच्चे, उनको मुझे दवाई लाने के लिए डोडा या किश्तवाड़ या जम्मू जाना पड़ेगा, तो ये तो मैं समझता हूं हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है।
तो चलिए तारिक मुगल साहब, हमें अपने उसूलों के साथ वादाबंद रहना पड़ेगा। शो के उसूलों के साथ बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे भी उनकी बात भी उनको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका देते हैं। तो जो भी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से देखने वाले लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि आप वहाँ के सवाल, जो वहाँ के बर्निंग इश्यूज हैं, आप कमेंट में लिखें। हम जरूर यहाँ उसकी भी बात करेंगे। जो भी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग आते हैं, जहां पर जरूरत होती है डेवलपमेंट की, वो क्या कुछ चीजें हैं। देखिए, हम तो सिर्फ लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंचा देते हैं कि भाई किस एरिया में अभी किस चीज की जरूरत है। चलिए, आपने एजुकेशन की बात की, तो हम हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, माही परियार साहब। माही परियार साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है सलीम राजा लाइव पर। माही परियार साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? चलिए परियार साहब, आप अनम्यूट कीजिए सर, आपने म्यूट रखा हुआ है। माही परियार साहब, म्यूट रखे हुए हो सर आप। आपसे गुजारिश है कि आप अनम्यूट करें। तो चलिए, माही परियार साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि इनकी साइड से तो म्यूट आ रहा है। यहाँ अगर मुझे तो यहाँ क्लियर पिक्चर दिख नहीं रही है, तो कमेंट में बता सकते हैं जो भी व्यूअर्स देखने वाले हैं। तो चलिए, माही परियार साहब शायद लेफ्ट हो गए। तो अभी हमारे साथ है नवीन आर्यन साहब। नवीन आर्यन साहब, अभी जरा आप रिस्पांस दें कि आपकी आवाज क्लियर है या नहीं। जी, आ रही है आवाज? मेरी नहीं आ रही है आपको? हाँ जी 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 जी, अभी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सर। तो सर, आप मुझे आपने एरिया के एजुकेशन के निजाम की बात करें सर, कि एजुकेशन का निजाम किस तरह का है आपके वहाँ। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आज मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिए तो बजट बन रहा है, और यहाँ पर विलेज लेवल पर एजुकेशन कमेटी बनाने की बात भी हो रही है। जल्द से जल्द वो कमेटीज भी बनेंगी। अभी जो फारूक अहमद शेख साहब हैं, उनसे कंफर्मेशन, जब वो शो में आएंगे उनसे कंफर्मेशन लेंगे कि वो कब तक ये जो है एजुकेशन, विलेज लेवल एजुकेशन कमेटीज बनेगी। तो आप आर्यन साहब, मुझे एजुकेशन का हाल बताइए वहाँ का, कि एजुकेशन किस तरह का चल रहा है वहाँ पर। एजुकेशन का हाल क्या बताएं सर। मैं कुछ टाइम पहले मैंने जेके मीडिया के माध्यम से बताया था कि हमारे जो ये हमारे मेन पंचायत है जहाँ पे, तो वहां पे हमारा हाई स्कूल है। हम्म। हाई स्कूल में पांच टीचर हैं, 5 पोस्ट वैकेंट है, यानी हाफ स्टाफ है। हम्म। आप मान लो कि पिछले साल हाफ स्टाफ ने इनको पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया होगा। आज पेपर चल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग तो बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो पढ़ाते ही आधे स्टाफ भी पढ़ा लेता है, लेकिन हमारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। शायद वो आप किस पंचायत से आते हैं सर? मैं पनेजा पंचायत है सर हमारी। अच्छा, तनेजा, वो शायद गोस्ती से कोई थे, तो उन्होंने कहा था कि जी जनाब जी जी, गोस्ती भी ब्लॉक चराला में ही आता सर। उन्होंने सही कहा, क्योंकि उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं होगी। उन्होंने सही कहा कि कुछ टाइम पहले जो हमारे बच्चे पढ़ते, किसी के घर में पढ़ते थे या खुली छत के नीचे पढ़ते थे, लेकिन थोड़ी हमें इस टाइम में हमें उम्मीद जगी है कि हमारे जो एमएलए बने यंग यूथ, उनने हम एक रास्ता बता दिया कि हम किसी सही जगह पे चले। और आपको पता ही है कि उनको देखकर दूसरे एमएलए भी कुछ आगे पीछे चल रहे हैं आजकल, खास करके हेल्थ के निजाम पर। देखो, हमारे एमएलए साहब ने भी एक चक्कर काटा, शुक्र है ऊपर वाले का कि उन्होंने भद्रवाह जाके हमारे हॉस्पिटल का हाल देखा। तो सर, एजुकेशन का हाल भी उन्हें तो चाहिए कि एजुकेशन का हाल भी देखना। आप उनको अपनी एजुकेशन का सिस्टम दिखाने के लिए उनको बुलाएंगे क्या? जी जी, मैं उनको पहले भी एक बार इन्फॉर्म किया, एक नहीं 2-3 बार मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आपने हमसे वादा किया था कि आपका जो स्कूल है उसको हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से भेला जाएंगे तो सेम डिस्टेंस है, या चराला जाएंगे तो सेम डिस्टेंस है, 5 से 6 किलोमीटर हमारे बच्चे सफर करते हैं। हमने उनके पास हमले रिक्वेस्ट की थी कि आपके हाथ में ये चीज है, इस बार ये होनी चाहिए। तो सर, ये आपने उनके साथ स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह कैसी है सर? आपकी जिस स्कूल के लिए आप हायर सेकेंडरी की डिमांड कर रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है या नहीं? बिल्डिंग एक बिल्डिंग बनी है सर, उसको लगे तकरीबन कोई 7 साल लगे उस बिल्डिंग को बनाने में। लेकिन हमने हर बार उसको, जब भी हमने कोई वीडियो वहां पे बनाई तो उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन हुआ। कोई भी जब भी वो बिल्डिंग को तामीर कर रहे थे, लेकिन उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया जा रहा था, सबसे घटिया मटेरियल लगाया जा रहा था। लेकिन हमने उसको 3 या 4 बार उसको रोकने के बाद फिर उसको बनवाए बहुत मुश्किल से। तो चलिए, नवीन आर्यन साहब, हमें शो के असूलों के साथ चलना पड़ेगा। अभी जो और एक मेहमान हैं, माही परियार साहब, ये भी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, डेवलपमेंट की बात रखते हैं, लोगों की बात रखते हैं, और जो भी लोगों के सवाल होते हैं, जो कमेंट में लोग सवाल लिखते हैं, वो सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं। तो तब तक जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आपकी उस से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर। हमारा गांव जो है कोठी है, कोठी में आज हमें 5 दिन हो गए। 5 दिन हमारा जो ट्रांसफार्मर जल गया। मैंने डोडा में ये जेई के साथ बात की, तो जेई साहब बोलते हैं आज संडे है, संडे के दिन हम किसको भेजेंगे। संडे के अलावा आज 5 दिन हो गए, 5 दिन तक उनका कोई भी हमें जो रिपेयर करने वाला बंदा नहीं आया। आप देख सकते हो कि 5 दिन, ये इस दौर में 45 मिनट हमें डोडा के लिए लगते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी हमारे पास कोई यहाँ पे बिजली का बंदा नहीं आ रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तानाशाही है। मतलब कि
ये जो ट्रांसफार्मर को जले हुए 5 दिन हो गए सर। जी जी जी, 5 दिन हो गया आज। इनका कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया, मैकेनिक अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाया। वहां तो शायद ये जो है लोड जो आज जिस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं उस पर लगभग कितने घर उसके साथ कनेक्टेड होंगे, कितने हाउस होल्ड को आज पावर कट है? आज मैं इस पे हमारे गांव में तकरीबन 10-12 घर आते हैं, इसके ऊपर 25 केवी का ही है। अच्छा, मतलब 12-13 घर समझो आज ब्रेक लाइट के हैं। तो ये मोबाइल का चार्ज करना वगैरह ये कैसे होता है सर? ये सर अब दूसरे गांव में जाकर या किसी के पास सोलर है तो उसके पास सोलर की लाइट से चार्ज करते हैं। तो अब आप अपने मौजूदा एमएलए से गुजारिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि इस लाइट का इंतजाम मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि तानाशाही आपके पास हमने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो आर्यन साहब, आपकी आवाज फिर से रुक गई, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेहमान अभी तारिक मुगल साहब और नवीन आर्यन साहब आप जरा म्यूट करें और माही परियार साहब अनम्यूट करें। माही परियार साहब, नवीन आर्यन साहब, ये आप जरा म्यूट रखें अभी। तो अभी हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं माही परियार साहब। माही परियार साहब, बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ये जो अभी चिराला में बिजली नहीं है और एजुकेशन पॉलिसीज पर भी बात करनी है आज आपके साथ। तो सबसे पहले बताइए कि 5 दिन हो गए कि 12 के 13 घर पूरी लाइट कट ऑफ है उनको 5 दिन से, तो इनका सिस्टम कैसे चलेगा सर? सर कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूंसी से है लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो कहने का मतलब है कि जब आप थोड़ा आवाज आपकी कुछ कम आ रही है सर। सर, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। एक आदमी जो लगातार 10 साल से वहां से जीतते आ रहे हैं और फिर भी आज के टाइम 21वीं सदी में 5 दिन तक वहां पर कोई ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए नहीं पहुंचता, तो सोचने की बात है। जब भी हम भद्रवाह के लोग बहुत स्मार्ट हैं, काफी स्मार्ट समझा जाता है, स्मार्ट तो है, लेकिन कुछ लोग के मामले में स्मार्ट नहीं है। वोट मांगने नहीं आए। माई परियार साहब, कुछ लोगों का कब सवाल है, कहते जनाब वो परियार साहब कभी हमारे पास वोट मांगने नहीं आए तो लाइट देने कब आएंगे? उनको वोट लोग बिना मांगे ही दे देते हैं। देखिए सर, बात तो वही स्मार्टनेस की है ना कि भद्रवाह के लोगों को स्मार्ट समझा जाता है, लेकिन वोट के मामले में स्मार्ट नहीं है। वोट स्मार्टली नहीं किया उन्होंने। आप एक आदमी को लगातार 10 साल से आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लाके खड़ा कर दिया, अपने एमएलए बना दिया, और 10 साल के बाद भी अगर आप सोचेंगे कि आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन आपकी ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों का कसूर है। कम से कम आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट थे, आप किसी को भी जिता सकते थे दूसरी बार। तो जब हम इसी तरह के डिसीजंस लेते हैं, देखिए डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत एरिया पार्ट है कि लोगों के हाथ में होता है। जब लोग प्रॉपरली समझ के वोट करेंगे ना, तो नक्शा बदल सकता है सर। हम परिहार साहब को कितनी बार जिताएंगे और आगे कितनी बार जिताएंगे और आगे कितनी बार जिताएंगे, तो फिर लोग पिसते जाएंगे इसमें। तो सबसे स्मार्टली वोट करना पड़ता है। जब हम एक सही नेता को वोट करेंगे जो जनता के हित की बात करेगा और जिसको खुद भी पता हो कि अभी रिक्वायरमेंट क्या है। आज भी अगर हम 21वीं सदी के अंदर वही बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, बेरोजगारी, तो सर ये हिंदुस्तान कहां जा रहा है? तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को अब सबक मिल रहा है और सीखना चाहिए। देखो, सबक सीख के ही सब कुछ होता है। जो आदमी डिजर्व नहीं करता है, मत कीजिए वोट, चाहे वो कोई भी। आप हमेशा एक डिजर्विंग आदमी को चुनिए। अगर सोसाइटी को बदलना है तो एक ऐसा आदमी आपको सामने लाना है जो सोसाइटी को बदलने में विश्वास रखे। ये फिर वही बातें करें, हमने सड़कें बनाई, हमने बिजली लाई, हमने पानी लाया। यार एहसान कर रहे हो क्या? 10-10, 15-15 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हो तुम लोग। अगर दिल्ली के अंदर सड़क बनाते हो तो उसको आगे भद्रवाह में थोड़ा काउंट करना है हमको। भद्रवाह में क्या हुआ हमने ये काउंट करना है, भद्रवाह के गांवों में क्या हुआ ये काउंट करना है। हमारा देश जो है गांव का देश है। परियार साहब, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे कि चलिए जो लोग असेंबली तक नहीं पहुंचे, जो आप कह रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन और भी थे, लेकिन अगर वो असेंबली तक नहीं पहुंचे, लेकिन असेंबली के बाहर भी वो अपनी बात तो रख सकते थे ना सर। उन्होंने कौन से चांद तारे तोड़ कर लाए? वो तो बात ही नहीं करें, तब के इलेक्शन के बाद तो नजर ही नहीं आते कहीं। तो एहसान लगा रहे हैं ना कि हमें नहीं चुना। साहब मैंने कहा सेल्फलेस लीडर्स आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। सेल्फलेस लीडर्स, हु आर सेल्फलेस लीडर्स? तो सर सेल्फलेस लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। वो तो आपने एहसान लगा दिया मेरे ऊपर कि मुझे नहीं चुना, मुझे चुनना चाहिए था। तो वी रिक्वायर्ड सेल्फलेस लीडर्स। जो अभी वोटर को समझना पड़ेगा, वोटर भी थोड़ा अब समझना शुरू हो चुका है। एक आदमी को बनाए दूसरा ना बनाए। कई लोग होते हैं कि वो हारते रहते हैं लेकिन फिर भी जनता के लिए काम करते हैं। आप प्यारेलाल शर्मा को देख लीजिए, कंटिन्यूस वो लोगों के बीच में रहते हैं चाहे जीते या ना जीते। एक इंसिडेंट हो जाता है 50 लाख का अमाउंट वहां पे दे देते हैं लोगों के लिए। इसको आप क्या कह सकते हैं? 50 लाख, ये लोग 50 रुपए देकर राजी नहीं है। तो आपकी मंशा क्या है? तो सेल्फलेस लीडर्स चाहिए।
अगर जो जनता के लिए अभी हमारी सबसे जो हमको देखना है वो एजुकेशन की हालत क्या बुरी हालत पड़ी हुई है, आपके हेल्थ की हालत क्या पड़ी हुई है। क्या किसी लीडर्स ने 10 सालों में, चाहे वो सेंटर का हो या हमारे एमएलए हो यहाँ का या कोई भी हो, किसी ने ये बात उठाई कि हमारे स्कूलों की हालत क्या है? इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस अपने आप से लेना देना है। इनको अपने अपने लिए करना है, अपनी फैमिलीज के लिए करना है, अपने लोगों के लिए नहीं करेंगे। सर एजुकेशन के ऊपर बात करो, लेकिन ये बात क्या करेंगे, इनको पता ही नहीं है हमारे सोसाइटी में एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या कमियां हैं, क्या हमारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है। ऊपर से हमारा इन्होंने कंपटीशन यूटी के साथ थोप दिया। हमारे बच्चे यूटी में कैसे कंपीट करेंगे सर? जिस बच्चे को एक प्रॉपर एक टीचर नहीं अवेलेबल है स्कूल के अंदर, वो बच्चा वहां पे कैसे कंपीट करेगा? क्या किसी लीडर के मुंह से ये निकला कि हमारे स्कूल बेहतर होने चाहिए? नेवर। अभी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुगल लतीफ साहब हैं, कह रहे हैं कि जनाब अगली बार शायद मुझे भी आजमाना पड़ेगा, हमें भी आजमाओ। तो चलिए, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है कि वो घर घर पे भी फॉर्म भर सकते हैं कि अगर कोई उस काबिल हो तो। फिर जनता की मर्जी होती है, वहां पे जनता जज होती है। तो अब परियार साहब, आप जरा, अब तो वो जो पंचायत, वो जो असेंबली के बाहर जो लोग रहे वो तो बात नहीं करते हैं, लेकिन अब कोई ऐसी टेक्निक सिखाओ भद्रवा के लोगों को जिससे जो है अगला मजबूर हो जाए काम करने पर। कोई ऐसी कोई टेक्निक है आपके पास Absolutely, sir. जिस हिसाब से लोग मजबूर हो जाएं फिर काम करने पर? जब सारे लोग भद्रवा के लोग खड़े होकर परिहार साहब के सामने चले जाए ना, तो उनको काम करना पड़ेगा। काम करवाना है सर, हमने वोट दिया है तो काम करवाना पड़ेगा उनको। अब लोग खड़े हो जाएं, जब लोग उनको उस चीज पे उनको जहमत करनी पड़ेगी, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई काम करने के लिए आपको भेजा, आपको सोने के लिए तो नहीं भेजा, काम करने के लिए भेजा है, या ऐशो इशरत के लिए तो नहीं भेजा। एमएलए का मतलब क्या होता है? द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क्स फॉर द पब्लिक, वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो वो चीजें आप कब करना शुरू करेंगे? परियार साहब, तो क्या भद्रवा के एमएलए सोते हैं क्या? सर आप देख सकते हैं, मुझे तो लगी सो ही रहे हैं सर। पिछले 10 सालों से अगर एजुकेशन नहीं बदला तो मैं तो सोया कहूंगा, मेरा हेल्थ नहीं बदला तो मैं तो नींद में ही कहूंगा इनको। जो भी एमएलए मेरा एजुकेशन के ऊपर कहेगा, एजुकेशन के से बात ही करेंगे, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि कम से कम वो विजन, फ्रेम ऑफ माइंड उनके दिमाग में तो है। जब आप बात ही नहीं करेंगे, आप जो लोगों से अपील करते हैं वो उसके साथ में, उसके पीछे पीछे चलकर काम बनेंगे कि उनको विपक्ष का रोल करना पड़ेगा काम करवाने के लिए? सर विपक्ष का आप उसमें खड़े होकर, सामने खड़े रहकर अपनी डिमांड्स रखिए। जब आपने देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, भद्रवा में देखिए विपक्ष की वजह से भी तो काम होते हैं ना सर। तो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो विपक्ष का कोई आदमी नजर ही नहीं आता है। यहाँ तो हमारे यहाँ डोडा में काम तो हो रहा है, फिर भी विपक्ष के लोग बहुत सारे हमारे शो पर ही होते हैं जो अच्छे काम को भी उल्टा कह देते हैं। देखिए सर, वो फिर सोचने की बात है। देखो मेन चीज है, विपक्ष करे या जो पावर में, वो काम होना चाहिए। काम बेसिकली ग्राउंड पे लाना है हमको। हमारा काम है कि ग्राउंड पे काम कैसे हो। अगर हमारे यहाँ पे कहा कि एजुकेशनल कमेटीज बनेंगी, व्हाई नॉट इन भद्रवा? ये कंसेप्ट पहले क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं लोग इतने उतावले हुए इस काम को करने के लिए? तो मैंने कहा विजन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके दिमाग में वो चीज है तो आप बेहतर कर सकते हैं। खाली नारे देने से कुछ नहीं बनेगा, और खाली जो है वो कहने कि हम ही कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। देखिए सेंटर की जो स्कीम्स है सेंटर की तक है, आपने क्या किया आप खुद देखिए। अब सेंटर की स्कीम, चलिए परियार साहब, सवाल तो बहुत पूछना बाकी रहे, लेकिन हम अपने शो के उसूलों के साथ वादाबंद हैं। अभी दूसरे मेहमान तक जाएंगे और उसके बाद में जो कमेंट्स में भी ऐड करने के लिए लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उनको भी जोड़ने का मौका देंगे और उनको अपनी बात रखने का मौका देंगे। तो अभी नवीन आर्यन साहब, आप जरा अनम्यूट करें, आपसे पूछना चाहेंगे। नवीन आर्यन साहब, अगर आप कोई टेक्निक तो लगाइए ना सर आप काम करने की। अभी परियार साहब ने तो बताया कुछ टेक्निक, लेकिन आप अगर और लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इसमें ऐड करने के लिए कि किस टेक्निक से काम होगा, तो कोई टेक्निक सीख लीजिए सर आप, जिससे आपके काम हो जाएंगे सर। अब टेक्निक क्या बताएं सर, जिनको हमारे अवाम ने वही काम किया। एक अनपढ़ व्यक्ति को अगर खड़ा करोगे तो इस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर जिसको पॉलिसी का ही पता नहीं है, अगर एप्लीकेशन खुद पढ़नी ना आए, किसी दूसरे से पढ़वानी पड़े तो उसके ऊपर मोहर लगानी पड़े, तो एक शर्म की बात है। वही चीज हमारे लोगों ने जज्बात में आकर वोट डाल दिया। लेकिन अब चलो कुछ भी है तो आप वो पावर में तो काम उनको ही करना पड़ेगा। नहीं, काम तो कराना पड़ेगा सर, कोई ना कोई स्कीम तो लगानी पड़ेगी आपको अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए। आप मीडिया में खड़े हो जाइए, कह दीजिए कि सर हमारे स्कूल में ये नहीं है, कब देने जा रहे हो आप? वही चीज में हमने तो वोट किया नहीं उनको इस बार, वो तो क्लियर बात है। जब से महराज भाई के साथ हैं तब उसके बाद तो हमने वोट किया नहीं इनको। लेकिन उससे पहले जब पहली बार एमएलए बने थे हमने वोट किया था, और इनके वादे हमारे साथ थे। स्कूल आपको मिलेगा, स्कूल आपका अपग्रेड होगा, रोड आपको पहुंचेगी और बैंक आपको मिलेगा। 3 वादे इनने पिछले 2014 में हमारे साथ किए थे, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं है। आप बताओ फिर हम इनके साथ किस तरह से इस बार भी चलते हैं। हमारे पास चलो हमें एक ऑप्शन मिल गया था इस बार कि महराज भाई का कोई बंदा यहाँ से उठे
तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं उठ पाए किसी कारणवश। तो आप तो भद्रवाह, आज तो बहुत बड़ा जमावड़ा उसके साथ भद्रवाह में देखने को मिला, तो अगली बार आपको उम्मीद है बिल्कुल कि बिल्कुल, हमारे अवैध चौधरी वगैरह उनकी पूरी टीम वहां पे थी। आज जमावड़ा बड़ा, आस्ता आस्ता इस जमावड़े को आज बहुत बड़ा देखोगे। अगले बार इनको टक्कर देने के लिए सारा कुछ ताम झाम तैयार है, लेकिन चलो जो इस बार मौका मिला तो काम करें, लोग आगे, इनका नाम चलेगा, काम से ही नाम चलेगा। इनके जो काम होंगे तो वही आगे गिने जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर वही 5 साल के बाद अपने आप भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से आप भद्रवाह से आम आदमी पार्टी का है कोई आदमी जो जिस पर आप उम्मीद रख सकते हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से? आम आदमी पार्टी पे क्यों नहीं विश्वास करेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ जुड़ा ये यूथ है सारा। नहीं, कोई ऐसा चेहरा हमारे साथ सुजान जी हैं, अवैध चौधरी जी हैं। नहीं, उनको तो आज विपक्ष का रोल तो करना पड़ेगा सर काम करने के लिए, तो उन्हीं से कह दीजिए सर कर क्या रहे हैं आप तो अपना मुंह खोलिए, जो हमारे स्कूल्स कैसे ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब हमारे एक्टिव जो इस टाइम वो अवैध चौधरी जी हर बात पे, हर चीज पे बात रखते हैं वो। तो चलिए अभी तारिक मुगल साहब के पास, जी 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 आर्यन साहब आप कंप्लीट कीजिए अपना। कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा बीच में क्रैकिंग आ रही है सर। आप ये सर फिर क्या बोले, बारिश बहुत है आज तो। सर नेटवर्क इश्यूज है सर, आप थोड़ा सा रिस्पांस दें, इसमें कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, चलिए आप फिर से लेफ्ट कर जाएं और दोबारा थोड़ा सा लोकेशन चेंज करें आप। तो चलिए तब तक तारिक साहब मुगल जो है भद्रवाह से, इनसे ये सवाल पूछेंगे कि जनाब किस पर आप उम्मीद रखते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे आगे। तारिक मुगल साहब अनम्यूट कीजिए सर। जी सलीम भाई, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चौधरी अवैस काफी चर्चा में है और वही तकरीबन एक आम आदमी का जो इस वक्त लीडर बनने के काबिल है। आपको बता दूं कि पिछले साल, शायद 1 साल पहले, वही एक ऐसा आदमी था जो भद्रवाह से लेकर डोडा तक पैदल मार्च किया था। उसने अपने साथ 4 बंदे लेकर, अस्पताल की डिमांड को लेकर, अस्पताल में डॉक्टर्स को लेकर। लेकिन उस टाइम डीसी विशेषपाल महाजन थे, तो किसी वजह से, मुझे लगता है वो भी थोड़े से कामचोर थे, तो किसी वजह से वो उनको मिले नहीं वहां पर। तो वो एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर जज्बात भरे हुए हैं, लेकिन एक कमी है हम लोगों के अंदर कि हम उसका साथ नहीं देते हैं। भद्रवाह में अक्सर देखा गया है कि एक आदमी अगर आवाम के हित की बात करता है, 4 आदमी उसकी टांगे खींचने को चले जाते हैं। तो ये तो एक बनी हुई बात है हमारे भद्रवाह के लोगों की। इसके अलावा जो पुराने, आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी अगर इसको यूज करनी है हमें काम करवाने की, तो क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? ये मैंने आज से, इलेक्शन से पहले भी कहता आया, उनको जीतने वाला जम्मू जाकर ऐश करता है, ढोल ढमके बजाता है, और हारने वाला कभी किसी को नजर आता नहीं है। इनको हारना, जब है इलेक्शन हारना है तो इनको गट्स होने चाहिए, हारने के बाद भी पब्लिक के सामने जाने के लिए। मुगल साहब चिल्लाना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने काम करवाना है तो चिल्लाना तो पड़ेगा सर। देखिए जी, हमने तो एमएलए का इलेक्शन कभी जिंदगी में लड़ना नहीं है, ये तो हमें पता है। लेकिन जहां तक जहां तक हमें बनता है हम वहां तक चिल्लाते रहते हैं। और इस वक्त मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं आपके माध्यम से कि इस वक्त गालबन अक्टूबर से लेकर अभी तक जो नरेगा के काम लोगों ने किए हैं, अभी तक उनको जॉब कार्डों में पेमेंट नहीं हो रही। जो ठेकेदारों ने कैपेक्स के काम टेंडर पर लिए थे, बेचारे, एक गरीब कोई ठेकेदार था जिसे नया नया कार्ड बनाया है, उसने अक्टूबर में, नवंबर में बिल भेजा है, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं हो रही। इन बातों पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। और यहाँ का जो वोटर हमारा है, भद्रवाह का वोटर, इस बार इसको हमको संभलना पड़ेगा। ये गलती हमारी है, ये ना तो परिहार साहब की गलती है और ना उसकी गलती है जिसने हारा है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। तो अगर हमें अभी तो पंचायत इलेक्शन भी आ गए हैं सर, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा हिम्मत करिए ना सर, घर पहुंचाकर तो शायद वो देने वाले नहीं है। पंचायत इलेक्शन आप मुझे बताएं, पंचायत इलेक्शन अभी कन्फर्म भी नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार हमने सुना है कि पंचायत इलेक्शन में 12th पास का इन्होंने ऑप्शन रखा है। जो 12th पास होगा उसको, मतलब सरपंच या मेंबर का फार्म भर सकता है। यहाँ के हमारे एमएलए, बहुत सारे एमएलए 8th पास हैं और कुछ 5th पास हैं। एक एमएलए 8th पास होकर एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है, वो लाखों लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है। और एक सरपंच बेचारा 8th पास होकर 200 या 500 और 600 लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। तो इस पर भी बात होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई काम करने वाला है, मान लीजिए जो ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं आप, ये 2023 का बिल उसको है कि अभी बन नहीं रहा है? नहीं, 2024 में जो काम कैपेक्स के हो गए थे, बिल बना है, ट्रेजरी में पैसा नहीं है। और वो बेचारे जो ठेकेदार हैं वो लोगों से 10-10 हजार लेकर मजदूरों को दे रहे हैं। उनके पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है। जो नए नए ठेकेदार थे, 2-2 काम 3-3 काम किए हैं बेचारों ने, लेकिन उनको ट्रेजरी में पैसा नहीं है, किसी भी हेड में पैसा नहीं आ रहा है। तो इस पर कोई भी बात नहीं करता है। मैं तो रहा एक जज्बाती इंसान, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलता है। ये सिर्फ ढोल धमाके बजाते हैं, इनका ढोल धमाका बजाना है और नाचना है। स्कूल पर मैं एक बात कहूं और उसके बाद मैं लेफ्ट करूंगा, माजरत चाहता हूं, 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा आपसे। हमारी
मैं जहां रहता हूं, ये इलाका भद्रवा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भद्रवा में बन रहा है, वहां पर हमारा घर है, वहां पंचायत सारना है, और वहीं उसी पंचायत के अंदर जेल भी बनी हुई है, जो बड़ी जेल भद्रवा की वहीं पर बनी हुई। वहीं पर हमारा एक स्कूल 1976 में बना है, गर्ल्स हाई स्कूल निष्ठा थड़ा गाठा का नाम है उसको। 1976 से लेकर आज की डेट तक उस स्कूल को अपग्रेड किसी ने नहीं किया। हालांकि हमारी ही पंचायत के डीडीसी मेंबर हमारे ठाकुर युद्धवीर जी, वो भी हमारी पंचायत के हैं, और जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो उनकी नजर डायरेक्ट उस स्कूल पर पड़ती है। आज तक इस डेट तक मैंने 100 बार 1000 बार उनको भी कहा और एनसी के लीडर को भी कहा कि यार इसके बारे में कोई बात करो, इसको अपग्रेड करवाओ, लेकिन किसी ने बात नहीं की। जितने भी 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी ब्लॉक दिवस हुए, बैक टू विलेज 1, 2, 5 हुए, या पब्लिक दरबार हुआ, मैंने वहां पर डीसी हो या कोई भी मिनिस्टर हो, वहां पर मैंने रिक्वेस्ट की, बात की, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर उसको दिया। लेकिन आज की डेट तक हमें उसका जवाब नहीं मिला वहां से कि हमें किन वजूहात। और 400 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, बच्चियां, और दूर 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 दराज इलाकों से आकर वहां बच्चियां पढ़ती हैं, 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से दूर से बेचारे वहां पर पढ़ते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता है। सिर्फ ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ नरेगा की सियासतदान जो हमारे बने हैं ना, ये नरेगा के सियासतदान बने हैं, अपने डंगू की पेमेंट निकालकर, मटेरियल निकालकर खाना है, बाकी इनके पास कुछ नहीं। हालांकि हमारे स्टेट में 2 हुकूमतें हैं, 2 तलवारें थी हमारे पास। तारिक मुगल साहब, आपको तो हम हर रोज दावत देते हैं कि आप हमारे शो पर आकर जो भी वहाँ के लोकल इश्यूज हैं, जैसे आपने कहा कि स्कूल में हाई स्कूल कब का है, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कोई अपग्रेड करवा नहीं सका। आप तो कह रहे हैं कि जिसको हम जितवाते हैं वो जम्मू जाकर ढोल धमाचा बजाता है, लेकिन हम हर रोज इस चैनल पर बैठकर उनके कान के नीचे घंटी बजाने का काम यहाँ से करेंगे सर। और कुछ लोग फनी कमेंट्स भी लिखते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज लिखते हैं, सर ये चैनल बहुत अच्छा है, ये तो अल्फाजों को बदलते हैं लेकिन आप अल्फाजों को पका के देते हैं। तो भाई बरियार साहब, जो ये लोग लिख रहे हैं कि सर ये चैनल बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरती इसकी है, ये तो अल्फाजों को बदलते हैं लेकिन आप अल्फाजों को पका के देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कहिए सर आप बरियार साहब। देखो सर, जो जिस तरह का काम आप कर रहे हैं और जो काम आपने चुना है, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक के लिए काम करना और पब्लिक के जो लोग अपना काम भूल गए उनको काम याद दिलाना, ये आपका काम है और बड़ी बेबाकी से आप ये कर रहे हैं। और देखिए, ये काम करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि जब तक हम कहेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, इन लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी। तो ऐसे ही चिल्ला विला के थोड़ा उनको कहीं अपना जो भूल चुके हैं कि कहीं उनको काम याद आ जाए। और खास करके कि मैं इन जितने भी अभी लेजिस्लेटर्स हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, लोगों ने तुम लोगों को चुना है, वोट किया है, लोगों की जिंदगियों के साथ मत खेलिए। एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी लेके आए, कोई एक्ट बनीजिए और आगे में देखिए कि कोई ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकालिए जहां लोगों के बच्चे सफर ना हो। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सबसे बड़ी जो है वो चुनौती है और सबसे बड़ा काम भी रहेगा। ये जो लोग हैं, ये देखते हैं अभी असेंबली के अंदर ये इनका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ये करने जा रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा। और आगे इनका क्या रोड मैप है, एजुकेशन पे ये क्या सोच रहे हैं, क्या गरीब का बच्चा जो है वो ऐसे ही उसके साथ जो है नाइंसाफी होती रहेगी। क्योंकि इनके जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अपने बच्चों को तो इंग्लैंड में पढ़ाएंगे, बंबई में पढ़ाएंगे, कोलकाता में पढ़ाएंगे, बेंगलोर में पढ़ाएंगे, दिल्ली में पढ़ाएंगे, उनका क्या जो गांव के अंदर बैठे हुए। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं इन लोगों के दिमाग में होनी चाहिए और उसके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब तक स्ट्रेटजी इनके पास नहीं होगी तो ये चीजें इस तरह से सफर करते जाएंगे आगे से। तो चलिए, हमारे यहाँ जो हमारे लोग भी हैं, जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं और कुछ पॉलिटिक्स में है, जिनका बहुत बड़ा रोल जिनका है, हम उनके कान के नीचे भी घंटी बजाने का काम करेंगे सर, जो हमारे लोग भी होंगे। तो बहरहाल हम यहाँ जनता की आवाज बन रहे हैं, जिन भी लोगों के कमेंट्स रहेंगे, सवाल रहेंगे, वो भी पूछे जाएंगे। और जो पर्सनल मुझे दिन को लोग सवाल करते हैं और मैं वो भी सवाल सामने रखता हूँ। यहाँ कुछ भाई साहब लिख रहे हैं कि जनाब ऐड करने के लिए और हर एक को मौका दिया जाएगा यहाँ पर बोलने का, लेकिन फिलहाल अपने शो के सिस्टम के हिसाब से चले, जरूर आपको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो अभी जो हमारे साथ नए मेहमान हैं, तनवीर अहमद भट्ट साहब। तनवीर अहमद भट्ट साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। तनवीर अहमद भट्ट साहब, अनम्यूट कीजिए सर। तनवीर भट्ट साहब, आपने शायद म्यूट रखा हुआ है सर, आप अनम्यूट कीजिए। जी सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर साहब, कल तो आप हमारे शो का हिस्सा बने नहीं। असल में कल मेरी कुछ सेहत ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा बाहर ही था, कहीं रात को देर से मैं आया था। तनवीर भट्ट साहब, आप जो आपका अपना गांव है, जिस जगह का नाम बटाड़ा है, वहां पर एक मिडिल स्कूल है, जिस मिडिल स्कूल के पीछे एक दीवार जो है इन्होंने कराई थी, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की एक दीवार थी जिन्होंने फाउंडेशन उसको एग्जीक्यूट किया था, और वो फाउंडेशन निकाल के रखी और बाद में वहां पर वो दीवार किसी ने बनाई नहीं। और दीवार न बनने के बाद वहां पर जो भी
बारिश का पानी वगैरह आता है वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, तो आपने कभी उसकी बात उठाई नहीं, ना हमारे शो पर उठाई, ना ही आपने कोई एप्लीकेशन उसकी की आज तक। जी तनवीर भट्ट साहब। सलीम भाई, जी जी, आपकी आवाज साफ सवाल सुना नहीं आ सर? रही है। सर मेरा ये कहना है कि जिस गांव आप से आप आते, आप अभी आवाज आ रही है सर? हेलो रुक रुक के आ रही है। तनवीर भट्ट साहब, चलिए फिर आप कट कर लीजिए एक बार, ये जो है लेफ्ट करिए, उसके बाद में शायद आप दोबारा ज्वाइन करें, थोड़ा सा लोकेशन को बदल कर हो सकता है फिर आवाज आ जाएगी। एक रिस्पांस दे, अभी कैसी आवाज है? अभी आ रही है आवाज? हेलो, चलिए, इनकी आवाज नहीं आ रही है, तब तक हमारे पास दो रिक्वेस्ट हो रहे हैं, फारूक अहमद शेख साहब और फारूक अहमद भट्ट साहब। तो हम पहले फारूक अहमद शेख साहब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद माई परियार साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर, जो पुराने स्कूल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी इसको तनवीर अहमद भट्ट साहब से सवाल पूछा था कि जनाब आपने तो कभी एप्लीकेशन किया ही नहीं, तो आपके इलाके की स्कूल्स की हालत कैसी है सर? आपने कभी कोई एप्लीकेशन, कोई डाउजर अपने लिए तैयार किया सर? और साथ में फारूक शेख साहब से गुजारिश है कि आप कमेंट में लिखें, और मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, और इसको शेयर भी करें फारूक अहमद शेख साहब, फिर ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट। जी माई परियार साहब, जी सर, आप अपने देखिए स्कूलों का हाल जितने बताइए सर। जितने नियर बाई स्कूल्स हैं, जो मेरे आसपास के स्कूल्स हैं, हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन आप देखते हैं कि विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर जो है 4 से 5 स्कूल्स का जो रिपेयरमेंट जो है काम चल रहा है, उनको रिपेयर किया जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे वो चीजें बेहतर होंगी, और आगे भी कोशिश लगातार, लोगों से भी बात चल रही है और टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट में है, और एक मिलजुल के इस तरह की कोशिश करने की जरूरत है। जहां बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का जो है वो भी सिस्टम किया जा रहा है, कि ताकि वहां बिल्डिंग भी बने, 4 द्वारी हो, ग्राउंड अच्छा हो, और अंदर से जो है आप स्मार्ट क्लासेस के लिए भी जा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये जो है इस प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है सर। सर मेरे इलाके के जो मेरे एरिया के जो आम आदमी पार्टी के जो वॉलेंटियर हैं, या जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने तो इसके लिए तो प्लान तो दे रखा है, लेकिन स्पेशली 3 स्कूल जो मेरे नजदीक हैं, और जिनके मतलब कि राइट को जाऊं तो वो स्कूल, लेफ्ट को जाऊं तो दूसरा स्कूल, और 90 डिग्री की तरफ जाऊं तो एक और स्कूल है, जिन स्कूलों का टोटल ही मुझ पर ही उनका जो कंप्लेंट्स हैं, कहते हैं जनाब हमारे पास अभी लाइट नहीं है, हमारे पास अभी ये जो है इन्वर्टर नहीं है। तो अब हमने स्पेशली चिट्ठियां भेजी हैं अपनी तरफ से भी, लेकिन मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, जो हम मेरी पंचायत से जो लोग आते हैं, जिन्होंने ये प्लान दिया है, वो हमारे इस शो में ज्वाइन करें, और लोगों को बताएं कि क्या क्या प्लान दे रखे। चोरी से आप कोई काम मत कीजिए, क्योंकि लोगों को बाद में शक रहेगा कि पता नहीं जी ये क्या कर रहे हैं। तो Absolutely. चलिए, मैं फारूक साहब को फिलहाल यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन करने की, और उसके बाद में बाकी मेहमान आएंगे। तो सर, उसके बाद जो आपने कहा कि अभी ग्राउंड, कोई ऐसा स्कूल जिस स्कूल की बिल्डिंग आपको याद हो या ग्राउंड याद हो कि जहां पर काम करना ज्यादा ही जल्दी क्विक काम करना जरूरी है? देखिए सर, लगभग हर स्कूल में तो बहुत जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो सही नहीं है। आप इन्होंने बिल्डिंग्स 3 से 4 बना के रखी हैं, लेकिन जो रहने के लिए जो यूजेबल है वो है ही नहीं। आपके 10 कमरे हैं और आपके पास 2 कमरे भी सही नहीं है। तो कम से कम जरा गवर्नमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोचना चाहिए कि जो बिल्डिंग बने वो प्रॉपर बने। अगर आपने 10 कमरे दे दिए हैं, वो ढंग का एक भी नहीं, उसका फायदा नहीं है। तो पब्लिक का पैसा जो भी आता है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, पहली बात। दूसरी बात ये रहेगी कि उस बिल्डिंग को जो कंट्रैक्टर बना रहा है उसको सही से बनाए, और फिर आपके जो है वो बच्चे उसमें जो है प्रॉपर बैठ सकते हैं। आप किचन शेड्स की हालत, इतनी बुरी हालत आप देखते हैं जहाँ खाना पकाया जाता है गरीब बच्चों के लिए, जो मिड डे मील का, बहुत बुरी हालत है। बाथरूम आपकी बहुत बुरी हालत है, आपके पास बाथरूम है, पिट है ही नहीं उसमें। तो इस तरह का अनप्लान स्ट्रक्चर तैयार करना जो है वो सही नहीं है। इससे जो है पैसा जो है खराबी करेंगे आप, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता नहीं है। तो कम से कम जो भी इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करें, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के पास ये होना चाहिए कि प्रॉपर प्लान हो, और जो भी बिल्डिंग बने वो प्रॉपर प्लान के साथ बने। अदरवाइज फिर वही बात है कि आपको काम मिल गया, आपने 2 कमरे बना दिए, और बाद में फिर वही लोगों को तो प्रॉब्लम रहेगी उस चीज में। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंगे सर सब वेस्ट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। बच्चों के वो बैठने की बिल्डिंग्स है ही नहीं। आज दोबारा से 20 लाख की पहले बिल्डिंग होती है, 6 लाख फिर उस पर लगा लो जी आप उसको रेनोवेट करने में। तो और इन बिल्डिंग्स की एज सिर्फ 4 से 5 साल है। जब 5 साल में आपको रेनोवेट करना पड़ेगा, तो फिर जो अंग्रेजों ने पुल बनाए हैं 20-100 साल पहले, वो आज भी चल रहे हैं, तो फिर क्वालिटी और क्वांटिटी वहां दिख जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अच्छे लोग सामने आने चाहिए जो इस चीज को, सिस्टम को समझ सकें, जो चीजों को समझ सकें। हम ऐसे लोगों को आगे न लाएं, फिर उन डुप्लीकेट लोगों को जिन्होंने पहले दूसरी पार्टीज में जाकर भी वही किया है, फिर हमारे साथ जुड़ के भी वो वही करेंगे, तो फायदा नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो काम करें पब्लिक के लिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो आगे अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। कहने का मतलब है कि पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। परियार साहब, अभी तक तो फारूक अहमद शेख साहब तो जुड़े हुए थे, लेकिन ये अचानक ही लेफ्ट कर गई। तो ये जो विकास साहब का कमेंट आया कुछ, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें जरा आप। ये कह रहे हैं कि
केजरीवाल को बोलो स्कूल बनाने के लिए, ये ऐसे कमेंट्स लिखने वालों के लिए कोई फनी से अंदाज से थोड़ा सा जवाब बताएं आप। देखिए सर, ये केजरीवाल की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ अपने आप के साथ मत बोलिए, अपने आप को झूठ पे यकीन कहना बंद कीजिए। आपके स्कूलों की हालत सही नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए। आपके हेल्थ का स्ट्रक्चर सही नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए। भाजपा 15 साल होके आए सेंटर में और हेल्थ और एजुकेशन को ठीक नहीं कर पाए, तो ये मानना चाहिए जो चीजें नहीं हुई है उनको सामने रखते, तभी डेवलपमेंट हो सकती है जब हम लोग गलत को गलत कहेंगे। जो अच्छी चीज हुई है उसको सल्यूट करो, चाहे वो दुश्मन ने भी की। आपकी अपोजिशन वो काम कर रही है तो उसको आपको कहना चाहिए कि ये बेटर है। अब केजरीवाल को भाई हार गए फिर क्या, फिर कभी जीत के वापस आएंगे। लेकिन आप कुछ भी कहो, दिल्ली के स्कूल बेहतर है, वो इंटरनेशनल लेवल पे उन चीजों को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। आपके यहाँ स्कूलों में क्या है, आपके स्कूलों में कोई जानवर तक नहीं बैठ सकता अंदर प्रॉपर तरीके से, उसको सफोकेशन होती है। तो आप इन चीजों को प्रैक्टिकली, इन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। देखो, अंधभक्ति इंसान को खत्म कर देगी, अंधभक्ति मत कीजिए। आप रियलिटी पे जीना सीखिए। प्रैक्टिकल चीज क्या है, आपके हेल्थ और एजुकेशन की हालत बहुत बदतर है, पूरे इंडिया के अंदर बदतर है, और खास करके विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का वो बहुत बुरा है। सेल्फ मेडिकेशन कर करके लोग, आधे हिंदुस्तान की आबादी जो है खत्म हो गई है ऐसी खुद सेल्फ मेडिकेशन कर करके। एजुकेशन में इतना बुरा चलिए, हालत आपकी पड़ी हुई। पर ये भाई परियार साहब, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्टें आई थी, लेकिन हमने नंबर से हर एक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसकी पॉलिसी है कि इसको पहले शेयर करें और उसके बाद में जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आरिफ जान थे, वो जुड़ गए, फारूक अहमद भट्ट साहब हैं और शबीर साहब हैं, और भी जिन भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हमने सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, इसके लिए कंपलसरी हो जाता कि आप शेयर करें, उसके बाद ही आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, अभी एक रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हुई, ये आरिफ जान है। आरिफ जान, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। आवाज आप तक आ रही है हमारी? चलिए, ये लेफ्ट हो गए। तो अभी जो भी अभी फारूक, ये जो आफ्ताब मुदस्सिर मीर साहब हैं, इनकी रिक्वेस्ट को भी हमने एक्सेप्ट किया एक बार, लेकिन अब दोबारा से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जुड़ पाएंगे या नहीं। अभी हमारे शो का अभी 10-15 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट अभी शो चलेगा। और फारूक भट्ट साहब, आप जरा शेयर करें इसको और दोबारा से रिक्वेस्ट करें। 3 बार मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की लेकिन ज्वाइन हो नहीं पाए आप। तो कुछ लोग लिख चलिए, अभी ये मीर साहब ज्वाइन हुए। ये है आफ्ताब मुदस्सिर मीर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है सलीम राजा लाइव पर। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। मीर साहब, थोड़ा सा मेरी साइड से नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं कुछ, और मुझे यहाँ पर स्क्रीन जो है ब्लर दिख रही है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पूरा ठीक सबको दिख रहा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि पूरा कैमरे के सामने बैठे और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शंस दें हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आपके व्यूवर को मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। अपना एक नाचीज हूँ बनिहाल से, मुदस्सिर अजमत मीर। नाम जी तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। जी जी आम आदमी पार्टी के 7 ही कैंडिडेट थे बनिहाल में, जिसमें एक मैं भी था, सॉरी जम्मू कश्मीर में। जी जी हम भी नाचीज थे। इंट्रोडक्शन हुआ ये, तो उसके बाद आपसे पूछना चाहूंगा आपका मौजू क्या है। मुदस्सिर साहब, ये जो एजुकेशन के आज बड़ी जगहों पर एजुकेशन के इश्यूज आ रहे हैं, हमारे जो एमएलए यहाँ हैं ईस्ट 52 के महराज मलिक साहब, इन्होंने हमें बताया कि हम विलेज लेवल पर जो है एजुकेशनल कमेटी बना दी जाएगी यहाँ पर, और जो एजुकेशन के लिए उन्होंने अच्छा बजट ला रखा है, उसके लिए भी प्लान्स बन रहे हैं। लेकिन अब भद्रवा और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी इसी चैनल पर आकर ये कहते हैं कि जनाब, कम से कम अगर महराज मलिक साहब कर रहे हैं तो आज सिर्फ हमारे एमएलए जाग गए और एक एमएलए आज दिखने को मिला किसी हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो भद्रवा के लोग, इनको जो लोग असेंबली में गए, खैर उनने तो काम करना ही था, लेकिन जो असेंबली से बाहर रहे वो भी कहीं गायब हो गए, वो भी आवाज नहीं उठा रहे हैं सर। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे मुदस्सिर मीर साहब? जैसे कि वो कौन असेंबली से बाहर रहे, वो हारे वो कैंडिडेट, जैसे कि जो कैंडिडेट हारे, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, आप उनको भी तो कोई पूछने वाला होना चाहिए, वो किसको आपने काम बताया? वो तो विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर बात रहे। सीधी सी है। जो सियासत में आता है ना, जो सियासत में आता है, जो लीडर बनना चाहता है, उसको अगर एक वोट भी आता है ना, तो उस वोट का भी मैं कहूंगा वो उसको हिसाब देना है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, अगर कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो शुरू किया था मैंने 1 वोट लेके आए या वो 1000 या 10,000 वोट लेके आए, अगर कोई, अभी मेरे भाई कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भाई मेरे कह रहे थे, ये मेरे भाई कह रहे थे कि भाई कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, चाहे वो ऑपोजिशन वाला ही है। ठीक है ना? तो अगर वो कैंडिडेट हार चुके हैं, तो अगर जीता हुआ कोई काम करना चाहता है तो उनको चाहिए अप्रिशिएट करना उसको, है ना? तो आप अगर हेल्थ हॉस्पिटल की हालात को देखें, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि बाथरूम वगैरह है नहीं स्कूलों के अंदर, जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। हमारे में स्कूल खुलने जा रहे हैं,
एनसी के साथ हमारा भी अलायंस है, और महराज मलिक जी ने कहा था कि अगर एनसी भाजपा के साथ ज्वाइन करती है, या उनके साथ, सॉरी, भाजपा के साथ अगर इलेक्शन में सरकार अलायंस बनाती करती है, हाँ, तो हमारा जो अलायंस है वो खत्म हो जाएगा। है। तो शुक्र मीर है साहब, आपका, आपको लगता है कि वैसा ऐसा अभी तक पॉसिबल है अब? मीर साहब, वैसा अभी तक ये जो हुआ आप नहीं। कह रहे हैं। हेलो, हम्म, हम्म। जी जी, आवाज आ रही है सर शुक्र आपकी, आप अपनी बात शुक्र है मुकम्मल रब कर का कि सकते वैसा अभी तक हुआ नहीं। तो हैं। अगर देखा जाए तो मार्च में अभी स्कूल खुलने जा रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके पास है, हेल्थ डिपार्टमेंट इनके पास है, फूड डिपार्टमेंट इनके पास है, माइनिंग डिपार्टमेंट इनके पास है, बहुत सारे डिपार्टमेंट इनके पास है ना। तो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में काम हुआ है, तो काम करने की जरूरत है। अगर महराज मलिक हमारे भाई हैं, अजीज हैं, अगर वो वहां पर काम अच्छा करना चाहते हैं तो ऑपोजिशन में जो लीडर बैठे हुए हैं उनको चाहिए उनकी सपोर्ट करना। तो चलिए, हमारे यहाँ तो कहीं, खैर मेरा तो यहाँ पर रोल कुछ और है, लेकिन जो साथ में बैठे हुए हैं माही परियार साहब, या आम आदमी पार्टी के पक्षधर हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि महराज मलिक साहब क्या काम कर रहे हैं। मीर साहब, थोड़ा सा इनको वक्त देंगे। माही परियार साहब, आप जरा बताएं, मुदस्सिर मीर साहब को ये बनिहाल से हैं, रामबन से, और क्या महराज साहब किस तरह का काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर, महराज मलिक जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं, और उनका विजन बड़ा क्लियर है। वो लोगों के साथ मिल रहे हैं, पब्लिक दरबार कर रहे हैं, जो भी लोगों की जरूरत है उसको वो ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं, और उसके हिसाब से जब वो बजट के अंदर अपना व्यू पॉइंट रखेंगे तो वो चीजें बड़ी मैटर कर जाती हैं। तो वो देखिए, ये हर लीडर को करना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, सोसाइटी को क्या अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो वो चीजें वो सारे कर रहे हैं। जो बेसिक है वो सारे बक्सेस उन्होंने टिक किए हैं, और वो हर, मतलब जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के, अभी बेसिक नीड्स जो है खास करके, और अर्जेंट नीड्स जो है, इन पे काम किया जा रहा है, बेसिक एज वेल एज अर्जेंट नीड्स के ऊपर। उनमें एजुकेशन के ऊपर बात हमेशा की है उन्होंने, हेल्थ के ऊपर उन्होंने हमेशा बात की है, और यही दो सेक्टर्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें जिनको दरकिनार किया गया है हमेशा से। तो इन चीजों को अगर हम एजुकेशन को बेहतर करते हैं तो हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है सर। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एजुकेशन को ठीक करना है। और आज तक मैं ये कह रहा हूं कि बार बार कहता हूं कि कोई भी, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर का बयान नहीं सुना एजुकेशन के ऊपर कि वो एजुकेशन में क्या करने जा रहे हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं इस चीज को। वो कहते हैं कि हमारे पास जो रिक्रूटमेंट के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। भाई, हमारे यहाँ स्टाफ है ही नहीं, इतनी ज्यादा कमी है स्टाफ की, तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे पूरा करती है? या तो इन स्कूल्स को बंद कर दीजिए आप, जब आपसे नहीं हो रहा है बंद कर दीजिए, आपसे नहीं चल रहे हैं। परियार साहब, जी, सवाल तो बहुत सारे रहेंगे आपके पास, लेकिन आप दोनों मेहमान जो है आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। तो एक चिट्ठी आपने शायद कल, एक लिस्ट वायरल देखी होगी, मेरे पेज पर भी वो वायरल हुई थी। उस पर तो सिर्फ हमने एक लेटर वायरल हुए देखा कि जिसमें जो है हर जगह के प्रेसिडेंट्स वगैरह बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन डोडा में किसी एक का नाम भी उस लिस्ट में नहीं है। तो वो कोई कौन सी लिस्ट की है कि बात कोई लिस्ट कर हुई रहे है हैं? इस तरह? कौन सी लिस्ट की बात कर जी, रहे हैं आप? जी मीर साहब, मैं आपको, अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर इस कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको वो लिस्ट ही सेंड देखिए, करूंगा। वो भी मुझे एक ग्रुप में मिली थी वो लिस्ट। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कोई अगर इस तरह की लिस्ट निकालता है ना, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि जो बॉडी जम्मू कश्मीर की थी वो सारी डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर अगर आप चाहते हैं, मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, ये लिखें, आप मेरा नंबर रखें। जम्मू कश्मीर की बॉडी बहुत पहले डिसॉल्व हुई थी, आज नहीं, बहुत पहले। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी कोई भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आम आदमी पार्टी के फिलहाल बने नहीं है। ठीक है, जिस वक्त बॉडीज बनेगी तो सबको पता चल जाएगा। भाई, ऐसा थोड़ा ना कि पार्टी किश्तवाड़ को छोड़ देगी, डोडा को छोड़ देगी, ऐसा कुछ अभी तक फिलहाल एक्टिविटी हुई नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई अपनी बनाई हुई लिस्ट हो किसी की। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी की ऑथेंटिक है कोई तो मुझे भेजिएगा। सर, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई भी लेटर हेड तो नहीं है उस पर, लेकिन एक लिस्ट है, उसमें डेट है 23 फरवरी 2025 की। तो मैं आपको भी आम आदमी पार्टी का लेटर हेड है? नहीं, लेटर हेड नहीं, सीधा एक लिस्ट है, और 23 फरवरी 2025। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का लेटर हेड होना बहुत जरूरी है। उसको कहते हैं मेंबरशिप, उसको कहते हैं भाई आपको डेजिग्नेशन मिली। ठीक है ना? जैसे कि हम 7 कैंडिडेट थे, 7 कैंडिडेटों का हर न्यूज चैनल और पार्टी के अपने ऑफिशियल पेज पे सब जगह एक अपना लेटर पैड था। लेटर पैड पे एक मीडिया को भी और इलेक्शन कमीशन तक भी दिया गया था कि हमारी पार्टी के फला फला कैंडिडेट है। तो इसी तरह जो भी पार्टी किसी को अगर डेजिग्नेशन देती है तो उनका अपना ही जो लेटर पैड रहता है उस पे नाम आते हैं। ऐसा नहीं उनने बनाया होगा, कोई उनकी हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं उनका। आम आदमी पार्टी के कुछ वेल नोन लोग भी हैं जिन्होंने इस पर, कोई भी आज तक आपके अलावा तो किसी ने कहा नहीं कि वो क्या है। तो उसमें कुछ नाम मैंने देखे जिनको मैं पहले से ही जानता हूं, लेकिन अब ये मालूम नहीं कि वो किस पार्टी से, उनके नाम उसमें ऐड है। किश्तवाड़ से हैं कुछ लोग, और मैं वो लिस्ट आपको सेंड करूंगा, तो उसके बाद में कल आपको उसका जवाब लेंगे।
और दूसरे मनीर मलिक साहब हैं कोई, वो भी नंबर लिख रहे हैं, इनको भी वो लिस्ट हम सेंड करेंगे। या आपने जो ये पेज, जिस पेज पर आप अभी बात कर रहे हैं, इसमें भी एक लिस्ट है नीचे, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे बैक करके, तो इसमें वो लिस्ट है, मैंने डाल दी देखिए, इसमें, मैंने उसमें लिख दिया है कि भाई लिस्ट एक बात जी बोलूं, अगर कोई जी जी मीर साहब अगर बताइए। कोई आम आदमी पार्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, आपको पता है, हम्म, अगर कोई उस मोहब्बत में आके लिस्ट निकाल रहा है तो भाई वो उनके जज्बात हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट भी नहीं आई और किसी को डेजिग्नेशन नहीं मिली है, मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिवाय महराज मलिक के। ठीक है, इसका मतलब है कि महराज मलिक साहब का भी उसमें क्लैरिफिकेशन होना तो जरूरी था ना सर, लेकिन बिल- उनने भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महराज भाई जानते हैं कि भाई कोई जज्बात में आकर, कोई मोहब्बत में आकर एक लिस्ट बना रहा है और लिस्ट को कोई अदर पार्टी वाले उसको ना एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, तो मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। और पार्टी जब भी यहाँ पे मेंबरशिप शुरू होगी, ज्वाइनिंग शुरू होगी, सबको डेजिग्नेशन मिलेगी, सबको पता चल जाएगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, किस किस को क्या क्या ओहदा मिल रहा है, वो सबको पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें सर जम्मू प्रोविंस को छोड़कर बाकी ये डिस्ट्रिक्ट डोडा को छोड़कर जम्मू प्रोविंस के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट उन्होंने बनाई है। वो हमारे आप देखिए, जम्मू जम्मू प्रोविंस को छोड़ के डोडा को मतलब छोड़, कि जम्मू प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट डोडा को छोड़कर अच्छा रामबन की भी है, रामबन के भी कुछ नाम होंगे सर उसमें, क्योंकि वो लिस्ट में बहुत सारे नाम थे सर, वो मैंने अपने पेज पे चढ़ा दिए सर। लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं भाई, हम्म, हम तो फिलहाल अपने आप को ज्यादा लीडर नहीं मानते। हाँ, इतना है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आम आदमी पार्टी के हम एक वॉलंटियर है, वॉलंटियर होने के बाद आम आदमी पार्टी के मैंडेट से यहाँ लड़े हैं, ठीक है ना। तो हमारी नॉलेज में ये बात है नहीं, ठीक है। अगर होती तो भाई पार्टी का लेटर पैड होता तो हम मान जाते, ठीक है, पार्टी ने किसी को डेजिग्नेशन दी हुई है, ओहदा दिया हुआ है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको कहा ना कि भाई जज्बात में आके आम आदमी पार्टी के साथ मोहब्बत को बहुत करते हैं लोग और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं, इसलिए लिस्टें विस्टें आ रही है, इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काम होना चाहिए। हमारे जो आम आदमी जो डोडा में लीडर है, दबंग लीडर है, ऑपोजिशन लोग कहना चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हो जाए, काम करवाएं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो चलिए मीर साहब, आपसे तो जो आपके एरिया के लोग जो है वो भी सवाल रख सकते हैं कमेंट में, फिर आपसे वो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक सवाल रहेगा सर, जो एजुकेशन कमेटियां बनेंगी इसमें किस किस तरह का काम करना चाहिए एजुकेशन कमेटीज को, जो विलेज लेवल की एजुकेशन कमेटी की बात कर रहे हैं महराज मलिक साहब। फिलहाल जी। महराज मलिक खुद ही पे उन्होंने सर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में ऐसे बताया भी कि सर हम विलेज लेवल पर एजुकेशन कमेटी बना रहे हैं, पार्टी लेवल की एजुकेशनल कमेटी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी समझाए लोगों को कि वो कमेटी किस किस तरह का काम करनी चाहिए, जो कुछ पॉसिबिलिटीज है, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही करें। एजुकेशन में जो जो कमियां होती है उनको फुल और फिल किया जाएगा इंशाल्लाह। हाईकमान तक वो बात पहुंचाई जाएगी और अगर महराज मलिक ने एक कदम उठाया तो सोच समझ के उठाया होगा। तो चलिए सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बर्निंग इश्यूज है वो क्या क्या है सर आपके वहां से? लेकिन अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो इशू ही इशू है, बेरोजगारी भी एक इशू है ना। डेली वेजर्स की बात करूं, डेली वेजर्स बेचारा रोड पे है। और बात करें हमारे भाजपा के लीडरों की तो उनके सूट बूट ही बहुत महंगे हैं और इतिहास में लिखा जाएगा कि भाई देश का नौजवान बेरोजगार था और डेली वेजर रोड पे था। और जो हमारे अगर बात करूं भाजपा के लीडरों की तो उनके जो ड्रेसेस वगैरह थे बहुत महंगे थे। तो अगर इशू की बात करें तो इशू पूरे जम्मू कश्मीर में इतने हैं कि जिसकी हद ही कोई नहीं, वो आप भी जानते हैं। अगर आप हेल्थ हेल्थ में चले जाए, एजुकेशन में चला जाए, बेरोजगारी की बात करें, हर जगह इशू ही इशू है। मीर साहब, आपसे थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन लेंगे कि न्यूज में आज देखा होगा आपने कि लद्दाख की जो एलजे एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने तो वहाँ डेलीविजन की तनख्वाह जो है डबल 28,000 to 45,000 उन्होंने वहाँ की सैलरी की, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहना चाहिए सर आप? देखा, अगर वहां पे ऐसा हुआ तो यहाँ भी होना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल ऑर्डर निकला है कि जो लद्दाख है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, वहाँ के जो डेलीविजर्स थे उनको 28,000 के ऊपर कुछ क्लासेस बनाई उन्होंने, तो 28,000 to 45,000 तक सैलरी की उन्होंने डेलीविजर्स की, तो लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में क्यों नहीं? यहाँ पे बुरा ना मानिएगा, कुछ एनसी के लोग मुझे देख रहे होंगे, उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपके जो इक़्तिदार में आए हुए हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, सीएम साहब है, फिलहाल हमारा भी अलायंस है, रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, काम करना चाहिए उनको। और एलजी साहब है, एलजी साहब अगर लद्दाख के कर सकते हैं तो भाई हमारे भी तो एलजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो यहाँ भी बैठे हुए हैं, काम होना चाहिए, बड़ी बात नहीं। अगर वहां पे कोई बिल इम्प्लीमेंट हुआ है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो मीर साहब, अब शो का वक्त तो खत्म हुआ है, हमारे साथ तनवीर अहमद भट्ट साहब जुड़े थे लेकिन उनकी आवाज क्रैक आ रही है, तो मैंने थोड़ा सा उनको लेफ्ट किया, आप उनको जोड़ के हम 2-4 मिनट आप मुद्दों पे बात करें। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, वहाँ के हेल्थ के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर आप? वहाँ का हेल्थ निजाम कैसा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, रामबन और बनियाल? पूछे नहीं कैसा है, आप क्या ही कहें, आप समझ गए होंगे।
जी बिल्कुल, लेकिन उम्मीद करते सर आप भी तो सरकार का हिस्सा है उम्मीद जम्मू उम्मीद कश्मीर करते में। उम्मीद करते बेहतर होगा। फिलहाल मार्च तक का टाइम लिया था। मौजूदा सरकार के जो हमारे सीएम साहब है उन्होंने कहा भाई हमें मार्च तक का टाइम दीजिए, हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर देंगे। और जितने भी हेल्थ की बात करें, अगर एजुकेशन की बात करें, मार्च तक का टाइम इन्होंने लिया है, वादे किए, उम्मीद करते हैं पूरे होंगे। तो ये जो एक कमेंट आया, चलिए सर ये फिर कल पूछ लेंगे। तो मैं बताएं चाहता हूँ बताएं कि जो क्या क्या आपकी बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस बताएं क्या कमेंट है। कांग्रेस की वजह से इलिटरेट पर्सन को जॉब दी जाती थी, एजुकेट पर्सन को नहीं। मतलब कि कांग्रेस के दौर में इलिटरेट लोगों को जॉब मिलती थी लेकिन एजुकेट लोगों को नहीं, ये कहना है इनका। हाँ बिल्कुल सही बात है। अपने सिफारशी लोग बहुत होते थे, आज भी तो फिलहाल कई जगहों पे ऐसा हो रहा है। तो सर ये तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो इसके लिए बेहतर काम करेगी? क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा तो है सर, देखें, आप भी सपोर्ट में हैं जम्मू कश्मीर। मैंने आपको पहले कहा कि चलिए, ये कुछ नेटवर्क तो अभी फारूक भट्ट साहब और तनवीर साहब को जोड़ेंगे और उसके बाद में शो को वाइंड अप करेंगे। तो अभी फारूक साहब जो हैं, आप उसको एक्सेप्ट किया, तो अभी तनवीर भट्ट साहब को लेंगे और उसके बाद में शो को वाइंड अप करेंगे। चलिए तनवीर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तनवीर भट्ट साहब आवाज आप तक आ रही है सर? जी जी, शुक्रिया सलीम साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भट्ट साहब, मैंने आपको पहले एक सवाल कहा था कि जिस गांव से आप आते हैं वहाँ एक स्कूल है जो एमएस मिडिल स्कूल है, उसके जी पीछे जी 2-4 साल पहले ये जो पीएमजीएसवाई का रोड निकल रहा था, उन्होंने फाउंडेशन बनाई थी स्कूल के पीछे, और जी, बिल्कुल उसके बाद में खाली और उसकी जो डेब्रीज है, जो मलबा उसका है, वो उठाकर स्कूल के पीछे डाल दिया है, जी जी। उनकी खिड़कियों तक। और बाद में जो बारिश का गंदा पानी आता है वो स्कूल के अंदर आता है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। लेकिन आपने कभी कोई एप्लीकेशन की किसी डिपार्टमेंट से कि भाई ये हाल क्यों है? आप भी तो पक्षधर हैं सर। देखिए सलीम साहब, उस पे बात एमएलए साहब से भी 2 बार हुई है। वहां पे मौजूद थे एमएलए साहब, मैंने वो दिखाया था वहां पे स्कूल के पीछे ये हालत है, उन्होंने कहा था मैं करवा दूंगा। उसके बाद में एसडीएम साहब की नोटिस में भी ये बात लाई है, और हमारे जो ठाठरी में जो एक्शन साहब है उनकी नोटिस में भी ये बात लाई है। उन्होंने कहा था मार्च तक रुको, मार्च तक आपको करके देंगे ये। तो अभी मार्च आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मैं देखूंगा, अगर उन्होंने उस पर कोई काम किया तो ठीक, नहीं तो अभी स्कूल खुलने वाले हैं 1 तारीख से, तो पहले हफ्ते में मैं उसके ऊपर कोई अपनी कार्रवाई स्टार्ट करूंगा। या तो डीसी साहब के पास जाऊंगा या फिर से एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाओ, क्योंकि 2 महीनों का उन्होंने टाइम दे रखा था मार्च तक के लिए। तो अब हम देखेंगे उन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने पहले हफ्ते में उसको ठीक करके दिया तो ठीक, नहीं तो मैं इंडिविजुअली खुद जाऊंगा डीसी साहब के पास भी और एमएलए साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा इसको जल्द से जल्द ठीक करवाओ, क्योंकि वो बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं। इस पे पहले भी बात मैंने की थी 2 बार। मैंने मुझसे सवाल तनवीर किया भट्ट था साहब, भाई, आप लास्ट में हाँ और वहां पे चलिए, मीर साहब मुकम्मल करें आप, और आप बाकी जो 2 मेहमान है वो म्यूट रखें, कुछ आवाज के इशू ना बने। तनवीर भट्ट साहब और जो दूसरे मेहमान है हमारे साथ, सलीम साहब, एक ही मसला सुल्तान नहीं है, साहब। वो जो दीवार का मसला ही नहीं है वहां पे हमें बिल्डिंग का भी मसला है। जो हमारे मिडिल स्कूल की बिल्डिंग पेंडिंग है उसका भी मसला है, वो भी मैंने एमएलए साहब की नोटिस में लाया है। और लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी उनके साथ डोडा में, मैंने फिर से वहां पे अकेले जाके बात की थी। उन्होंने कहा था मुझे थोड़ा टाइम दो, मार्च तक का मैं आपको स्कूल भी बना के दूंगा और जो बाकी उसमें प्रॉब्लम है वो भी। और ग्राउंड का सबसे बड़ा जो मसला है हमें स्कूल में, ग्राउंड का मसला है। दीवार का इतना बड़ा मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला है ग्राउंड का। अभी हमें बच्चों को मॉर्निंग असेंबली करने के लिए वहां पे ग्राउंड ही नहीं है, तो उसका भी करना है। साहब अभी लगभग शो का तनवीर भट्ट साहब, अभी लगभग शो का वक्त खत्म हो गया। आपसे छोटा सा सवाल और रहेगा सर, और मैं उम्मीद रहेगी थोड़ा सा जल्द जवाब दे। जी तनवीर बताइए। भट्ट साहब, वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट भी है, स्कूल की दीवारों का कुछ डिस्प्यूट भी है, आप जरा बता सकते हैं वो डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट वहां पे कुछ नहीं है, डिस्प्यूट कुछ वहां पे यही कुछ नहीं है। मुझे, आप बताएं। जी तनवीर वो भट्ट साहब, जी तनवीर साहब, जब जी जी से आपके वहाँ डोडा में महराज मलिक साहब आए हैं, काम तो जी हुआ जी है जी है ना? जी। आप जरा अपना नाम बताएं, मुझे आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। मेरा नाम ये है ये बता देंगे भाई। आफ्ताब मुदस्सिर मीर साहब, जो कि रामबन से हैं, जो कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट भी रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी जी, मुदस्सिर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? ठीक है। शायद आप मुझे जानते होंगे, मेरा फेस आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? आपका फेस मुझे नहीं दिख रहा था, दिख रहा है? आपका भी दिख रहा है, आपका फेस भी मुझे नहीं दिख रहा है। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा या मेरा नंबर इस कमेंट में कॉल कीजिएगा। मेरा सवाल जी जी आपसे ये था कि महराज साहब जब वहाँ डीडीसी रहे तो उन्होंने जी अच्छे जी। काम किए, और डीडीसी से अभी वो हमारे वो देखे मुदस्सिर भाई, जी हमारे सर। हमारे जो एमएलए साहब हैं वो इस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं।
इस वक्त वो हमारे एमएलए हैं, हमारे लीडर हैं। या वो डीडीसी थे तो वो कारा कॉन्स्टिट्यूंसी से थे। हमारी जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी काटली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। तो एक बात बताऊं, महराज भाई जो थे जब डीडीसी थे ना, तो वो जी तब भी ऐसा, यानी कि आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में उनका नाम था बिल्कुल और अपनी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। और अभी आप अगर वो आज भी आपके एमएलए हैं तो मुझे लगता है कि जी काम जी वहाँ अच्छा हो रहा होगा। फिलहाल हमारे यहाँ की बात किसी भाई ने सरकार के बारे में पूछा था कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी जी उम्मीद जी लगा जी के बारिश तक का टाइम इन्होंने लिया है। अब बारिश आने में 2 दिन बाकी हैं, देख लेते हैं जी बारिश जी में कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट होती है। जी बिल्कुल, वही तो मैं कहने तो जा रहा चलिए, था कि देखो जी, हमारा जो सेशन, इनका डीडीसी का सेशन तो हमने देखा है। उनका 5 साल का जो उनका टर्नओवर रहा है, हमने देखा भी कारा कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से इतना दूर नहीं है। तो हमें हमारा वहां भी आना जाना रहता है। हमने वहां पे भी चेंजिंग देखी है, कितनी चेंजिंग वहां पे हुई है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा हो रहा है, चेंजिंग आ रही है। अभी मुझे पिछले शो में एक हमारे भाई हैं फारूक साहब भट्ट, उन्होंने एक सवाल किया था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि सलीम साहब ने मुझे पूरा जवाब देने नहीं दिया, सिर्फ 2 सवालों के जवाब मैंने उसको दिए। तो मैंने कुछ बातें उसको कही थी कि आपके दौर में क्या होता था और इस वक्त महराज साहब का जो दौर है, 3-4 महीने हो गए जो इनका टर्नओवर आ रहा है, इसमें बहुत अच्छा हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। अब हम कहेंगे नहीं जी, ये कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है, हमने उसको रगड़ा मारा तो वो जिन हाजिर हो गए, बोले जी आका क्या तनवीर आप भट्ट साहब, तनवीर भट्ट साहब, ये तो वो फारूक साहब जो आपसे सवाल कर रहे थे, वो तो अभी भी कमेंट में सवाल लिख रहे हैं कि जनाब आम आदमी पार्टी 3 बार लिखा है, तीनों लोगों को आप आम आदमी पार्टी के लोगों को शो में बिठाते हैं और झूठ बोलते हैं। नहीं, नहीं वही है सर। मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप इनसे मैं पूछता हूँ फारूक साहब से, फारूक साहब आप बताइए कि आम आदमी पार्टी ने झूठ क्या बोला। आम आदमी दरअसल पार्टी सर ने जरा दिल्ली के स्कूलों एक का मिनट मेरी बात अच्छा कर दिया। इनके लिए जवाब भी आया सर, इनके लिए जवाब भी एक आया है कि परसों के शो में भी दिया था कि आप बताइए कि मुजीद वानी साहब और उनकी पार्टी में कौन से चांद तारे तोड़कर लाई। देखिए, मैं उनको जवाब परसों दे रहा था, लेकिन आपने सलीम भाई मुझे रोका था। सिर्फ 2 बातों के जवाब मैंने उनको दिए थे। मैंने उनको सिर्फ कहा था चेंजिंग क्या आ रही है, उस वक्त आपके दौर में क्या था। हमारे महराज साहब इस वक्त खाली एमएलए हैं और सपोर्टिंग रूलिंग, यहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके सपोर्टिंग एक है, वो बाहर से हिमायत दे रहे हैं हुकूमत को। इतनी देखें पावर में उनके मजीद साहब, जितने आपको फारूक क्या साहब। बोलूं, जी आम आदमी पार्टी वाहिद एक पार्टी नहीं है, ये सोच है। ठीक है, जी 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 आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों की तनवीर साहब आप जवाब बुनियादी सुने जरूरतों और को जब पूरा करना। मीर साहब कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आपको वक्त मिलेगा जवाब देने के लिए। वाहिद एक पार्टी नहीं है, ये एक सोच है और विचार है। ठीक है, अभी पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे लगता है कि अगर 5 साल जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार जो हमारे, अगर एनसी की बात करें तो अगर इक़्तिदार में एनसी है जम्मू कश्मीर में, तो अगर 5 साल तक इनसे कुछ नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर में मैं तो कहता हूं कि विकल्प के तौर पे अगर जम्मू कश्मीर में नौजवान जो एक विकल्प देख रहा है और एक सोच को लाना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी फर्स्ट बार जम्मू कश्मीर में लड़ी है और फर्स्ट 7 सीटों पे लड़ी और एक उनका लेजिस्लेटिव असेंबली है। और यहाँ पर अगर पीडीपी की बात करें या अदर्स पार्टियों की बात करें, 70 साल से यहाँ पर पीडीपी की अगर बात करेंगे तो पीडीपी इक़्तिदार में रही यहाँ। ठीक है ना, तो पीडीपी 26 सीटों पे यहाँ लड़ी, 3 सीटें उनके पास है। ठीक है ना, तो भाजपा 10 साल से इक़्तिदार में थी, भाजपा ने 10 साल में क्या किया है वो आपके सामने खुली किताब है। तो आम आदमी पार्टी पे सवाल मेरा भाई उठा रहा है, लेकिन इनको फिलहाल जो पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात की जाए या फिर भाजपा की बात की जाए या पीडीपी की बात की जाए, तो इक़्तिदार में रहे हैं। ये सवाल इन पे खड़े होते हैं। हमें तो अभी एक कैंडिडेट हमारा जम्मू कश्मीर में है, वो काम कितना अच्छा कर रहा है। डीडीसी था, डीडीसी से अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है हमारे, और वो काम बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, बाकी जो 99 एमएलए हैं उनसे मेरे को लगता है कि अच्छा काम और कर रहा है, जो आवाज कर रहा है लोगों की, तो महराज मलिक की है। और कोई अगर उस जैसा है तो दिखाओ। तो मीर साहब आपको हमारे शो में आने का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि लोग यहीं से, मेरे शो से अपनी पार्टी के लोगों को जानते पहचानते और यहाँ से कम्युनिकेशन बनता है, और कुछ लोग यहीं पर नंबर भी एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बने। और हमारे साथ दूसरे मेहमान है जो बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इनका भी रिव्यू लेंगे और उसके बाद में शायद शो का वक्त खत्म हो गया है। आज आप जो आए तो हमने इसका 10 मिनट टाइम और बढ़ाया। तो ये है मोहम्मद सुल्तान साहब। मोहम्मद सुल्तान साहब, बहुत बहुत वेलकम है हमारे शो पर आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान साहब, आप थोड़ा सा कैमरे के सामने अपना फेस कंप्लीट लाएं और आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से हैं और क्या कुछ आपके बर्निंग इश्यूज हैं सर। हम पंचायत गोयला वार्ड नंबर 4 बन्नी से। बनी, अच्छा ये टाटा की बात करें आप सर, क्या कुछ बर्निंग इश्यूज वहाँ के हैं, क्योंकि शो का वक्त खत्म होने जा रहा है, थोड़ा सा जल्द जवाब दें। सबसे पहले तो हमारा ये मुद्दा था कि हमारी एक रोड थी जो तहंकल से बन्नी लिंक रोड थी। काफी टाइम से हमें इंतजार है, हमारे लोगों को, खवातीनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, स्कूली बच्चों को बहुत मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि हमें उसकी सर्वे भी हमने करवाई थी पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से। काफी टाइम से अब हम ये चाहते थे कि उसकी डीपीआर जल्द से जल्द तैयार किया जाए और डीसी साहब से भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं।
और एमएलए तो चलिए हमारे शो को एमएलए साहब भी फॉलो करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो आपने बात यहाँ पर रखी, मैं इसको इतना कट करके आप अपना नंबर कमेंट में रखें और मैं आपके व्हाट्सएप तक भी पहुंचाऊंगा, और जरूर आप जो एमएलए साहब महराज मलिक साहब हैं, जरूर उनके व्हाट्सएप तक भी ये बात पहुंचाऊंगा जो आपने बात रखी है। तो हमारी इसके बहुत अलावा और कुछ इश्यूज है सर वहाँ के? उसके अलावा सर हमें कम से कम 50-60 घरों को एक ही 25 केवी ट्रांसफार्मर है, और हम दूसरा चाहते थे कि एक दूसरा स्टेशन पे हमें लगना चाहिए उन 50-60 घरों के दरमियान में, अगर एक स्टेशन और बने ताकि उनकी डिवाइड में हमें मोबाइल चार्ज भी नहीं होता है। सर जब ये डीडीसी थे महराज मलिक साहब, ट्रांसफार्मर तो बहुत आए थे, आप तो शायद डीडीसी सीट उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे ना सर, डीडीसी भी? ठीक है सर, हम स्टार्टिंग से महराज मलिक साहब के साथ ही है, लेकिन लिखवाया था, लेकिन हमारी भी शायद कुछ बदकिस्मती की वजह से वो सेक्शन ही नहीं आया, कि क्या प्रॉब्लम है, कोई वेटिंग लिस्ट में है क्या है, लेकिन अभी आया ही नहीं वो। 350 ट्रांसफार्मर का लिस्ट तो सर मैंने पढ़ा था कहीं कि 350 ट्रांसफार्मर गए हैं। वो तो हमने भी सुना था, मैंने कई बार डिपार्टमेंट वालों को से भी बात की थी, पीडीडी वालों से, उन्होंने बोला कि आपका नाम ही नहीं है बनने का, लेकिन शायद वो भी लास्ट में कहीं बनी, लास्ट में ही बचा है, तो उसका नाम ही नहीं चढ़ता कहीं। आपकी जो वीडियो है मुझे लगता है महराज भाई तक ये बात पहुंची है। महराजुद्दीन मलिक साहब तो हमारा खास, मतलब उसको तो हम पर्सनली कोई भी बात शेयर करते हैं, लेकिन पता नहीं शायद ये अब उसने जी हाँ, तो सर मैं भी चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना कट करके आपके व्हाट्सएप पर डालूं, आप इसमें अपना नंबर लिखें, और अगर आप खुद ही भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आप उन्हें अच्छी तरह से याद है, इसलिए हमने सलीम भाई आपको रिक्वेस्ट की कि आपके चैनल के माध्यम से हम आगे भी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब से भी, और इसके अलावा जितने भी मतलब ऑफिसर साहिबान जो देख रहे हैं इस वीडियो को। चलिए फारूक भट्ट साहब को हमने बड़ी बार एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट, लेकिन ये कल के शो में इनको पूरी तरह से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। फारूक भट्ट साहब को हमने बड़ी बार इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अभी मीर साहब से हम आखिरी कमेंट लेंगे और उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। सर मीर साहब, अपने लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए और महराज मलिक साहब के चाहने वालों के लिए आपका क्या आखिरी कमेंट रहेगा सर? उसके बाद में वाइंड अप करेंगे सर, कंक्लूड करेंगे फिर। नहीं सब ठीक है, महराजुद्दीन मलिक साहब के लिए ठीक ही बोलेंगे हम, क्योंकि हमेशा वो गरीबों के लिए ही लड़ता है, हमेशा झगड़ता है गरीबों के लिए। वो तो जो आपने सवाल मुझसे किया वो भाई ने कह दिया कि महराज मलिक एक ब्रांड है और गरीबों की आवाज है, और मैं तो कहूंगा कि नौजवानों की एक उम्मीद है, और इंशाल्लाह ये उम्मीद खरा उतरेगी, और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी होगी। और अभी तो शुरुआत ही चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है, चौथा महीना जा रहा है, काम बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भाई कमेंट करते हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, अब उम्मीद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं, जिस वक्त अगर सरकार अभी एनसी की है, तो अगर इनसे काम नहीं हुआ और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, खुद देख लीजिएगा दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर को भी कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, और जो यहाँ के एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, इसको कैसे बेहतर किया जाता है, वो आम आदमी पार्टी के लीडरान है या वॉलंटियर हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो वो तो हमें उम्मीद है, इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे सुल्तान साहब आपके लिए तो कमेंट आया है कि सर बनी के लिए तो ट्रांसफार्मर चला गया है। ये अब्दुल गनी मलिक साहब हैं, आप इनका कांटेक्ट नंबर, अब्दुल गनी मलिक साहब से गुजारिश है कि कांटेक्ट नंबर डालें अपना, तो ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। कांटेक्ट ले लेंगे, तो इनको बोलेंगे कहाँ पे है, आया है सैंक्शन या नहीं आया। कई बार मैंने महराज साहब से भी मैंने परसों बात की, उन्होंने बोला शायद अभी आया नहीं, हो सकता कोई लिस्ट होगी बाद में। तो चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो का हिस्सा बने। कल आपको फिर से मौका दिया जाएगा 9 बजे, हम हर रोज इस शो को शुरू करते हैं। और सलीम भाई नंबर कहाँ से मिलेगा? नंबर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। गुलाम नबी मलिक साहब इसी कमेंट में नंबर लिखेंगे, वो हमारी आवाज सुन रहे हैं, इसी कमेंट में नंबर लिखेंगे, या अगर आप कहेंगे तो मैं भी आप अपना व्हाट्सएप नंबर इस पे टाइप करें, मैं आपको यहाँ से भी गुलाम नबी मलिक साहब का नंबर भेजूंगा, और ये जरूर आपकी जो बात है वहां तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सर कल आपको फिर से मौका दिया जाएगा बात करने का। हम हर रोज इस शो को 9 बजे शुरू करते हैं, और जनता की आवाज जो जनता के छोटे दिख रहे हैं तब यूटी नहीं होगी मीर साहब, तो भाई अगर आप उन मसलों पे जाएंगे तो पूरे बैकग्राउंड खुलेगा। ताहिर साहब आप जानते हैं कि मीर साहब हम तो यहाँ पर सिर्फ लोकल इश्यूज पे बात करते हैं सर। मीर साहब उमर साहब का एक बयान था अभी 2 दिन पहले मैं एक बयान सुना, उमर साहब ने कहा है कि जब से आर्टिकल 370 यहाँ पर हटा है तब से अच्छा हुआ है। तो फिलहाल वो ये सवाल अगर पीस आया है तो उन्हीं से अगर ये सवाल करें ताहिर कोका जी तो बेहतर रहेगा। तो चलिए सवाल करने का हर एक को इजाजत है, हमारे कमेंट में वो सवाल लिख सकते हैं, और जो भी वहाँ के जो भी लोग मेहमान होंगे उनसे हम सवाल पूछेंगे कि लेकिन ये है कि सवाल वैलिड हो तो तभी पूछे जाते हैं। कुछ लोग तो कमेंट में कुछ फनी में भी लिख लेते हैं, वो भी वैलिड होता है, लेकिन हमारे शो के ऊपर सिर्फ इतना रहता है कि
सर हमारे शो के ऊपर मजहब की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हम उससे बड़ी सख्ती से मना करते हैं कि हमारे शो के ऊपर मजहब की बात ना हो। तो हम हर रोज छोटे मोटे इशू, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कभी उजागर नहीं होते थे, तो हमारे शो के साथ इससे की वजह से वो उजागर होते हैं और वो आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तक। अच्छी बात कर रहे थे, आप बहुत अच्छे इशू उठा रहे थे, तभी मेरे आपके साथ ऐड हुआ कि बताना चाहिए कि भाई वहाँ के जो नौजवान हैं, जो अभी एक भाई आपने देखा वो अदर्स पार्टी से थे, वो कमेंट कर रहे थे, उनको बताना चाहता हूँ कि भाई आपके वहाँ एक ऐसा लीडर है, जम्मू कश्मीर का हर नौजवान चाहता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर महराज मलिक जैसा लीडर हो। तो आपके इलाके में है, आपके घरों के सामने है, डोडा के अंदर है, तो भाई छोड़े इन पुरानी पार्टियों का पीछा, अब एक काम करें, उस नौजवान के साथ हाथ में हाथ मिला के चलें। उस महराज मलिक साहब बहुत ही एक अच्छी शख्सियत है, तो उनके साथ चलें, इंशाल्लाह काम होगा। उन तक अपने जितने भी रेजुलेशन है, जो भी काम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके वार्ड के अंदर या पंचायत में नहीं हो रहे, उन तक बात तो पहुंचाए। आप बिना मतलब में कोई ऑपोजिशन में बैठ जाएगा तो भाई ये काम, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो काम होने भी जा रहा होता है उसको नहीं होने देते हैं। उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई एक ब्रांड आपके पास है, एक सोच आपके पास है, सर हम तो इस शो पर अपोजिशन वालों को भी मौका देते हैं सर, क्योंकि कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स हमारे पास रह जाते हैं तो वो यहाँ से याद दिलवा देते हैं। हाँ हाँ, हम तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि उनको अपने रेजोल्यूशन लेकर महराज मलिक साहब तक जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर किसी और पार्टी से वाबस्ता है, उस बात को आप भूल जाएं, आप डेवलपमेंट करवाएं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर आप काम करवाएं। तो हमारे, आपने कहा कि ये रामबन से सर हमारे शो के साथ तो कुछ रजौरी के लोग भी जुड़े थे, बहुत सारी बार रजौरी के लोग जुड़ते हैं, रजौरी और पुंछ के। वहां जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लोग थे, उसके वॉलंटियर्स जो थे उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। फिर इस शो पर जब बात चली, बात आगे बढ़ गई, फिर उनके मसले भी हल हुए।